आज हम लोग मेरे पूरे बैक वर्कआउट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर मैं बैक, रेडल्स एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन करने वाला हूं। ये मेरा पुल्ड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप देख सकते हो कि मेरी जो प्रोग्रेस है वो ठीक ठाक हो रही है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी बैक के साथ बाइसेप्स ट्रेन करो या ट्राइसेप्स ट्रेन करो या मिडल डेल्स ट्रेन करो या रेड डेल्स ट्रेन करो। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपनी ट्रेनिंग के अंदर इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आज आप अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो तो फिर क्या वो कंप्लीटली रिकवर्ड हो चुके हैं या नहीं हुए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप एक मसल को ट्रेन करने के लिए जाओ तो फिर ट्रेनिंग से पहले वो एटलीस्ट थोड़ा सा रिकवर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा इन द सेंस लाइक पूरा रिकवर हो जाना चाहिए। ट्रेनिंग से पहले का मतलब ये है कि अगर आज मंडे है तो फिर जब आप जिम के अंदर जाओ तो फिर आपके पास ये गारंटी होनी चाहिए कि भाई आपकी जो बैक है, आपकी जो ट्राइसेप्स है वो पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। इसीलिए ही आप आज मंडे को अपने बैक एंड बाइसेप्स को ट्रेन करोगे। शुरुआत हम लोगों ने पुलअप्स के साथ की। आप देख सकते हो कि पुलअप्स में मैं इतना ज्यादा वेट्स नहीं उठा रहा। मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड पुलअप्स के अंदर नहीं करता क्योंकि एक्सरसाइज मुझे कुछ खास पसंद है नहीं। मैं बस कोशिश करता हूं कि इसके अंदर भी मैं फेलियर तक ट्रेन करूं। ऑल्दो अगर आपको पुलअप्स के अंदर भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है तो फिर वो बहुत इजी है। आपको वो बेल्ट लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके जिम के अंदर वो बेल्ट ना हो तो फिर आप बस अपने पीछे एक जिम का बैग लगा सकते हो। वो जो स्कूल का बैग होता है उसको लगा के अगर आप पुलअप्स लगाते हो तो फिर उससे भी आप इजीली थोड़ा ज्यादा वेट इंक्रीज कर पाओगे अपने बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पुलअप्स एक्सरसाइज के अंदर भी इजीली कर पाओगे। मैं इसके अंदर भी फेल तक जाता हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट रेपिटेशंस होते हैं मैं इनको भी परफॉर्म करता हूं। दूसरी एक्सरसाइज है वन आर्म लैट पुल डाउन। ये एक्सरसाइज मेरी बहुत फेवरेट बन चुकी है फिलहाल। अब फेवरेट का मतलब ये नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करना बहुत मजा आता है। इसके अंदर दिक्कत ये है कि थकावट बहुत फील होती है एंड ये एक्सरसाइज भी मुश्किल है। ऑल्दो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप इन हाथों को नीचे की तरफ लेकर आओ तो फिर आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपके हाथ हॉरिजॉन्टली नीचे जा रहे हैं जमीन की तरफ। आपको इस तरह से अपने दिमाग के अंदर नहीं रखना है कि आपके हाथ आपकी बॉडी की तरफ आ रहे हैं। अगर आप अपनी बॉडी की तरफ अपने हाथों को खींचोगे तो फिर चांसेस है कि आपकी जो मिडल बैक है वो भी थोड़ी सी टारगेट होने लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके लैट्स थोड़े ज्यादा आइसोलेट हो तो फिर उसके लिए आप इस तरह का इमेजिनेशन रख सकते हो कि आपके हाथ एग्जैक्टली नीचे जा रहे हैं, जमीन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से एक ऐसा पिक्चर अपने दिमाग के अंदर रखोगे तो फिर जो माइंड मसल कनेक्शन होगा वो ज्यादा अच्छा बैठेगा। एंड माइंड मसल कनेक्शन मुझे पसंद है क्योंकि उसकी वजह से मेरी ट्रेनिंग ज्यादा मजेदार बन जाती है एंड उससे मुझे प्रोग्रेस भी अच्छी खासी दिख रही है। एंड हाँ, इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम लोग फेलियर तक जाएंगे। तीसरी एक्सरसाइज है टी बार रोज। आप देख सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा वजन नहीं उठा रहा, लेकिन एटलीस्ट जो उठा रहा हूं उसको प्रॉपरली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब मैं बोलूं कि आपको वेट्स को कंट्रोल करना है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुपर स्लोली वेट्स को नीचे लेकर जाना है। आपको बस वेट को कंट्रोल करना है, ये चीज आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। वेट बस नीचे गिरना नहीं चाहिए। अगर आप वेट को कंट्रोल कर रहे हो तो फिर वो जो भी स्पीड होगी वो प्रोबेबली ठीक ही होगी। आपको ऐसा कुछ मन में रखने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम आपको 3 से 4 सेकंड तक इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करनी होगी तो ही आपके मसल्स बिल्ड होंगे। ऐसा अगर आप मन रखोगे तो फिर चांसेस है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी मजेदार नहीं होगी। हाँ, अगर आप साइकोपैथ हो तो फिर आप इस तरह से काउंट डाउन कर सकते हो एंड आपको शायद मजा आ सकता है उसके अंदर। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को उतना स्लो इसेंट्रिक पसंद नहीं आता। मुझे कभी कभी इच्छा होती है इसलिए मैं उस तरह से बहुत स्लोली इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करता हूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डेज में मैं इसी तरह से ट्रेन करता हूं कि मैं बस वेट को कंट्रोल कर रहा हूं एंड सुपर स्लोली वेट्स को मैं नीचे लेकर नहीं जाता। एंड हाँ, टी बार रोज एक बहुत अच्छी बैक की एक्सरसाइज है क्योंकि इसके अंदर चेस्ट सपोर्ट होता है। जब भी कोई बैक की एक्सरसाइज के अंदर चेस्ट सपोर्ट मिल जाता है आपको तो फिर जो स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी बैक को आइसोलेट कर सकते हो। एंड ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक एक्सरसाइज के अंदर किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम हो। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसके अंदर नहीं होता, जैसे कि रैक पुल्स, बारबेल बेंट ओवर रोज। वो दोनों एक्सरसाइजेस भी बहुत अच्छी है लेकिन उसके अंदर इस तरह का कोई सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि आपको रैक पुल्स एंड बारबेल बेंट ओवर रोज करनी ही नहीं है? नहीं, बारबेल बेंट ओवर रोज में अपने हर वीक में एक ना एक बार तो जरूर करता हूं क्योंकि उस एक्सरसाइज से मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी उसको परफॉर्म करो क्योंकि उससे इरेक्टर्स अच्छे खासे ट्रेन होंगे। इसलिए जो भी मुश्किल बैक की एक्सरसाइज है उसको बस इग्नोर मत करना। अगली एक्सरसाइज है केबल पुलओवर्स। इसके अंदर मैं एक अलग तरह की ग्रिप को यूज कर रहा हूं क्योंकि वो जो रोप होती है जिम के अंदर, उस रोप की वजह से मेरी उंगलियां थोड़ी सी दबती हैं।
अब उंगलियां थोड़ी सी दबेगी तो फिर उससे कुछ नुकसान होगा नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग उसी को यूज करते हैं। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स तो ऑलमोस्ट सभी वही यूज करते थे एंड उनके रिजल्ट्स आपने देखे ही होंगे। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स के अगर आप फिजिक देखोगे तो फिर बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई चीज वर्क कर रही है इसलिए आपको बस उसी चीज को यूज करते जाना है। अगर मार्केट में और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है तो फिर आपको उसको भी चेकआउट करना होगा। ये इस तरह की ग्रिप है कि उसके अंदर आप बस अपने हाथों को फंसा सकते हो एंड फिर बहुत कंफर्टेबल वे में आप ट्राइसेप पुश डाउन्स या तो फिर ये जो केबल पुल ओवर्स है इस तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हो एंड जो आपके मसल्स होंगे बैक के वो ज्यादा अच्छे से फील होंगे। क्यों? क्योंकि अब उंगलियों के अंदर वो जो लाइक दबने की फीलिंग होती है, फिर रोप को बहुत टाइटली पकड़ना होता है, ग्रिप स्ट्रेंथ एंड फोरआर्म्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसी सारी एक्स्ट्रा चीज है इस ग्रिप के अंदर नहीं होगी, इसलिए मुझे ये ग्रिप बहुत पसंद है। एंड अगर आपने कभी इस ग्रिप को चेकआउट ना किया हो तो फिर एक बार जरूर चेकआउट करना। मुझे भी मेरे जिम के अंदर एक अशरफ नाम का मेरा फ्रेंड आता है, उसने ही मुझे ये ग्रिप रिकमेंड की थी एंड मुझे ये ग्रिप बहुत पसंद आई। अगली एक्सरसाइज है हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन के अंदर मैंने अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया है। जनरली मेरा जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो कुछ समय से कुछ खास हो नहीं रहा था एंड इसको लेकर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी भी अपलोड की थी कि जस्ट बिकॉज तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी फिजिक नहीं बनेगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड जो तुम्हारी फिजिक है उसका किसी तरह का कोरिलेशन है तो सही, लेकिन वो 100% नहीं है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर होगा तो ही आपकी फिजिक बनेगी। अगर जिम के अंदर वेट्स इंक्रीज हो ही रहे हैं तो ही आपकी फिजिक बनेगी। इस चीज के ऊपर अब मैं भरोसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पिछले 2 साल से मेरा कुछ खास प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस के अंदर मैं ऑलमोस्ट सेम तरह का वेट यूज कर रहा हूं, थोड़ा इंक्रीज हुआ होगा लेकिन बहुत छोटी अमाउंट है। इसलिए फिर मैं इस कंक्लूजन के ऊपर आया हूं कि अगर मसल्स बिल्ड करना है तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटेंसिटी है। आप किस तरह की इंटेंसिटी रखते हो जिम के अंदर, क्या आप फेलियर तक जाते हो या नहीं, क्या आप अपने आप को सही में पुश कर पाते हो या नहीं, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अपने रूटीन के अंदर रखते हो तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड दी बेस्ट चीज नहीं है मसल्स बिल्ड करने के लिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। हाइपर एक्सटेंशन एक इस तरह की मूवमेंट है कि 2025 के अंदर मैं इसके अंदर 5 किलो की प्लेट से भी नहीं करता था क्योंकि मेरी लोअर बैक बहुत वीक थी एंड बहुत पेन होने लगता था मुझे जब भी मैं हाइपर एक्सटेंशन करता था तब। लेकिन अब 2025 के अंदर मैंने अच्छे से अपनी हाइपर एक्सटेंशन इस मूवमेंट को मास्टर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अभी मैं एक 25 किलो की प्लेट उठाई है एंड इसके ऊपर 20 किलो की प्लेट है। इसलिए ठीक ठाक वेट उठा रहा हूं, लेकिन हाँ ये वेट भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर आप लिटरली 100 केजी भी उठा सकते हो अगर आपको उठाना हो तो। इसलिए हाँ, मैं भी धीरे धीरे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूंगा एंड कोशिश करूंगा कि 50 या 60 केजी तक अगले 1-2 मंथ में तो पहुंच ही जाओ। मोस्ट ऑफ द लोग इस मूवमेंट को स्किप करता है क्योंकि उनको लगता है कि जो लोअर बैक है वो उतना इंपॉर्टेंट मसल नहीं है जितना इंपॉर्टेंट मसल्स लैट्स एंड मिड बैक एंड ट्रैप्स हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको एक अच्छा क्रिसमस ट्री चाहिए हो, अगर आपको जब आप बैक डॉल बाइसेप करो, जब आप बैक लैट स्प्रेड करो, तो फिर उसके अंदर अगर आप चाहो कि नीचे की तरफ एक क्रिसमस ट्री आए तो फिर उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी। हाँ, अगर आप बाकी सारे एक्सरसाइज करोगे तो फिर चांसेस है कि फिर भी आपका क्रिसमस ट्री दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही फालतू की है। क्योंकि जब से मैंने इस एक्सरसाइज को सीरियसली करना शुरू किया है तब से मेरी बैक में अच्छी खासी प्रोग्रेस दिखी है। अब हम लोग रैडल्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मैं केबल रैडल फ्लाइज कर रहा हूं। शायद ये एक्सरसाइज का नाम कुछ और है लेकिन मुझे पता नहीं है। केबल रैडल फ्लाइज, फिलहाल के लिए हम लोग इस एक्सरसाइज को यही नाम से पुकारेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर मैं कोशिश ये करता हूं कि मेरी जो बॉडी हो वो थोड़ी सी क्रॉस में रहे। ये जो मैंने खूबसूरत कैमरा का एंगल लिया है उसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा कि मेरी बॉडी थोड़ी सी क्रॉस है, लेकिन हाँ मेरी बॉडी थोड़ी सी इस साइड है, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा अपने हाथों को सिर्फ इतना नहीं बल्कि इतना पीछे लेकर जाना पड़ता है बिकॉज मैं थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा हूं। आपको भी वो चीज करनी है एंड कोशिश करना है कि आपके हाथ जितने हो सके उतने स्ट्रेट ही रहे। अगर आप थोड़े से बैंड करोगे एल्बो से तो फिर आपके ट्राइसेप्स एंड बाकी सारे मसल्स भी एंगेज होना शुरू हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। एंड स्टेबिलिटी के लिए मैंने इस चीज को पकड़ा हुआ है ताकि ये ज्यादा हिले ना। बाकी ओवरऑल ये रैडल की एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें हम एक मसल को अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। एक मसल इन द सेंस एक हाथ को एंड फिर दूसरे हाथ को। दूसरी एक्सरसाइज है फेस पुल्स। ये भी रैडल्स के लिए ही है एंड इसके अंदर मैं बस ऐसे ही डेमो के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि
इसके मैंने 3-4 सेट्स ऑलरेडी लगा लिए थे एंड मैं उसका शॉट लेना भूल गया था, इसलिए मैं सिर्फ दो प्लेट्स उठा रहा हूँ। फेस पुल्स करने के बाद हमने कैल्सो श्रग्स की। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर चेस्ट सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप अपने ट्रैप्स को अच्छा खासा आइसोलेट कर सकते हो। एंड फॉर सम रीजन मेरे ट्रैप्स इतने ताकतवर नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा वजन नहीं उठा पा रहा। लेकिन हाँ, जब से मैंने ट्रैप्स को सीरियसली ट्रेन करना शुरू किया है तब से मेरे ट्रैप्स में अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है। एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, जब भी आप ट्रैप्स ट्रेन करो तो फिर गोल इस तरह का रखना कि आपको शोल्डर्स को ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुश करना है। अगर ऐसा गोल रखोगे तो भी आपके ट्रैप्स के अंदर थोड़ी ज्यादा प्रोग्रेस दिखेगी आपको। उसके बाद हम लोगों ने बिहाइंड द बैक केबल श्रग्स परफॉर्म किए, फिर लाइंग ईज बार स्कल क्रशर्स किए, जो ट्राइसेप की एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन ये मेरी सबसे फेवरेट नहीं है। मुझे कभी कभी करना पसंद है, लेकिन मैं अगर सिर्फ मुझे 2 एक्सरसाइज चूज करनी हो तो फिर मैं 2 नॉर्मल से एक्सरसाइज को सिलेक्ट करूंगा। एक तो है केबल पुश डाउन्स एंड दूसरी है केबल ओवर द हेड एक्सटेंशन। वो दोनों एक्सरसाइज मेरे लिए ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज मुझे उतनी पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें फॉर सम रीजन मेरे एल्बोज के ऊपर मुझे थोड़ा ज्यादा टेंशन फील होता है, जो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी वेरिएशन के लिए मैं बिलीव करता हूँ कि कभी कभी दूसरे एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लेनी चाहिए एंड उसमें मुझे मजा भी आता है। ऐसा नहीं है कि मैं फोर्सफुली एक्सरसाइज कर रहा था। एंड आप देख सकते हो कि मैं फेलियर तक जा रहा हूं एंड उसका प्रूफ यह है कि मेरे से अब एक भी रैप नहीं हो रहा, ऊपर मैं वेट को नहीं ला पा रहा। अगर आपके पास सपोर्टर ना हो तो फिर आप बस ऐसे ही उतने रैप्स परफॉर्म कर सकते हो जितने रैप्स आप कर सको एंड फिर वेट को बस जाने देना, पीछे की तरफ फेंक देना या तो फिर आगे की तरफ अपने चेस्ट के ऊपर ले लेना ताकि आपके ट्राइसेप्स के ऊपर लोड ना आए। उसके बाद हम लोगों ने सीटेड डंबल ओवर द हेड एक्सटेंशन परफॉर्म की। ये एक्सरसाइज मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई क्योंकि इसके अंदर माइंड मसल कनेक्शन नाक के बराबर बन रहा था एंड डंबल को स्टेबिलाइज करना भी बहुत मुश्किल था, पकड़ने में दिक्कत आ रही थी, फेलियर तक ले जाने में भी उतना मजा नहीं आ रहा था। इसलिए ये एक्सरसाइज मैं वापस से नहीं करने वाला। इसकी जगह पर जो नॉर्मल ओवर द हेड केबल एक्सटेंशन मूवमेंट होती है वो मेरे लिए ज्यादा अच्छी है इन सारे एक्सरसाइजेस के कंपैरिजन में। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी पोजिंग की क्योंकि वर्कआउट करने के बाद ये बहुत मैटर करता है कि आप पोजिंग करते हो या नहीं करते। थोड़ी सी सुनने में अजीब सी चीज लग सकती है, लेकिन जब भी आप पोजिंग करते हो तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं दिखने लगता है कि तुम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड डेली बेसिस पर अगर तुम पोजिंग करोगे तो ही तुम्हें समझ में आ पाएगा कि 1 महीने पहले का जो वीडियो था उसके अंदर एंड आज के वीडियो में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर इस तरह से 4-5 महीने के बाद भी तुम्हें कोई भी डिफरेंस ना दिखे अपने फिजिक के अंदर, तो फिर चांसेस है कि तुम्हें अपना वर्कआउट प्लान चेंज करना होगा, क्योंकि मेरी जो लोअर बैक है उसके अंदर अच्छे खासे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब ये जो लाइटिंग है वो बहुत बेकार की है, सामने से लाइट आ रही है इसलिए जो भी कट्स है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप कुछ मेरे इंस्टाग्राम के फोटोज देखोगे तो फिर उसमें क्लियरली विजिबल है कि मैंने ठीक ठाक प्रोग्रेस की है। ये है मेरा पूरा पुल वर्कआउट, लेकिन ध्यान रखना पूरे हफ्ते के अंदर 2 पुल वर्कआउट्स आते हैं। ये उसमें से सिर्फ एक पुल वर्कआउट है जिसकी मैंने आपको सारी ही एक्सरसाइजेस बता दी है। दूसरा जो पुल वर्कआउट है उसके अंदर थोड़ी एक्सरसाइजेस चेंज होती है ताकि मैं अलग अलग मसल्स को प्रॉपर्ली टारगेट कर सकूं। अगर आपको यही सेम पुल वर्कआउट अपने रूटीन में भी ऐड करना है तो फिर आप कर सकते हो। बस दिक्कत 2 आ सकती है। एक दिक्कत वॉल्यूम की हो सकती है कि शायद आपके लिए ये वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा ही होगा एंड आपको जिम में शायद उतना ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना हो, इसलिए आपको शायद वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा। दूसरी दिक्कत ये आ सकती है कि ये वर्कआउट शायद आपको सूट ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बॉडी को थोड़े अलग अलग तरह के वर्कआउट्स चाहिए होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस देख सके। ये वर्कआउट रूटीन मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि मुझे इसके अंदर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर तुम्हें इस वर्कआउट रूटीन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स ना मिले तो फिर तुम अपनी तरफ से कुछ और पुल वर्कआउट डिजाइन कर सकते हो जिसके अंदर एक्सरसाइजेस तुमने अपनी खुद की एक्सरसाइजेस सिलेक्ट की है एंड तुम्हें अगर फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम भी चेंज करना हो तो फिर वो भी तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई चीज मेरे लिए वर्क करी है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वही सेम चीज तुम्हारे लिए भी 100% काम करेगी ही। एंड अगर तुम्हें जानना हो कि और भी किस तरह के वर्कआउट रूटीन्स तुम फॉलो कर सकते हो तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट। उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड उस कोर्स के अंदर मैंने कई सारे वर्कआउट रूटीन्स के बारे में भी बात की है। उसकी पूरी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें अगर वही सेम डिट्टो वर्कआउट प्लान फॉलो करना हो तो फिर वो भी तुम कर सकते हो। उसके अंदर किस तरह से डाइट प्लान मैनेज करना होता है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा मसल्स बिल्ड कर सको, उसके बारे में भी मैंने अच्छी खासी बातचीत की है। लेकिन अगर तुम्हें वर्कआउट प्लान की नॉलेज चाहिए तो फिर वो कोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा।
उसके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना भूलना मत, क्योंकि वो कोर्स तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।